हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए आपके सामने जो कि शो कर रहा है मैथ्स पेडागोजी। ठीक है, मैथ्स का जो पेडागोजी होता है वो थोड़ा सा टफ होता है और सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, और सबका तो सेम होता है लेकिन आपका मैथ्स का है तो आपका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं फ्री शॉर्ट नोट्स ले आई हूँ आपका मैथ्स पेडागोजी का, जो कि आपका डिटेल होगा, मतलब कि शॉर्ट में है और हर एक टॉपिक पे है। ठीक है, और किसी भी टॉपिक को मैंने स्किप नहीं किया है, और जो जो टॉपिक आपका इसमें नहीं है कल मैं आपके लिए फिर से सेकंड पार्ट में उसको ले आऊँगी। सब एक साथ अगर मैं पढ़ाती तो आपकी जो क्लास है वो बहुत लंबी होती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्किप मत कीजिएगा। यही आपके सामने देखिए जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, यही सारे टॉपिक्स को मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। गणित की प्रकृति, गणित की तर्क शक्ति, गणित की भाषा, और इसके भाषा में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो, इसका स्थान क्या है, अनिवार्य विषय बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एनसीएफ 2005 का भी मैं मैथ्स में क्या उद्देश्य है ये भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा गणित शिक्षा शास्त्र के प्रमुख विषय। ठीक है, मतलब की टॉपिक इन मैथ पेडागोजी। देखिए, सबसे पहला क्या है, गणित एक अमूर्त विषय है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि ये मूर्त नहीं है, हमें कोई चीज़ इसका दिखता नहीं है। ये अगर कोई एक छोटा सब्जी वाला हो या कोई भी हो, ठीक है, वो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, सब सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई भी अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो उसे अपने फील्ड में कितनी जानकारी है, ये चीज़ उसका जो है वो अमूर्त है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि मैथ्स जो होता है वो एक अमूर्त विषय है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जो तर्क, समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और विश्लेषणात्मक सोच, मतलब एनालिटिक थिंकिंग को विकसित करता है। ठीक है, जो मैथ्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है, अमूर्त सोच है, और उसमें क्या होता है, आपका रीजनिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और एनालिटिक थिंकिंग भी आपका उसमें विकसित होता है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल है, यह दैनिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है, हर लोग मैथ्स का जो यूज़ करते हैं वो हमेशा करते हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए, पैसे का लेन देन हो गया, कोई चीज़ मापना, समय, संख्या, सबकी समझ, ये सब आपका गणित के अंतर्गत ही आता है। तो हर एक लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक मतलब हर एक लोगों जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको भी इतना बेसिक चीज़ पता है कि मतलब पैसों का लेन देन, माप, समय, संख्या, ये सब तो लोगों को पता होना ही चाहिए और होता भी है। देखो, बच्चों को यह समझना कि गणित केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन में जुड़ा हुआ है। जो मैथ्स है वो रियल लाइफ एजुकेशन से अटैच है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसको समझेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसकी प्राकृतिक और इसका महत्व मैथ्स का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, गणितीय संकल्पनाओं की समझ होती है, मतलब कि हमारा जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसकी समझ हमें होती है, समस्या समाधान कौशल में विकास, जो भी प्रॉब्लम हम में फंसे रहते हैं उसको सॉल्व करने का हमारे अंदर कौशल जो है उसका विकास होता है, सृजनात्मकता और नवाचार, मतलब क्रिएटिविटी आती है और इनोवेशन हमारा बढ़ता है। किससे? मैथमेटिक्स से। मानसिक गणना और संख्यात्मक कौशल, संख्यात्मक कौशल मतलब कि न्यूमेरिकल स्किल। ठीक है, ये हर एक में होता है, किसी में कम, किसी में अधिक। जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं उन्हें भी ये चीज़ पता है कि अगर कोई चीज़ का मोल भाव है तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो यही है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिकल स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आइए देखते हैं कि गणित शिक्षण की विधियाँ क्या है। देखिए, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। कौन कौन सी टॉपिक है और कौन कौन सा मेथड है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। शिक्षक सीधे गणितीय संकल्पनाओं को सिखाते हैं, मतलब जोड़ घटा जो गुणा भाग के सीधे सीधे नियम, तो जो सीधे सीधे नियम पढ़ा देते हैं उन्हें डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड में क्या आता है कि बच्चों को समस्या को हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक टाइप का सपोज कीजिए कि होमवर्क जब बच्चों को
मिल जाता है जब बच्चे उस पर सोच करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, अपने दिमाग का मतलब उथल पुथल कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसे हम लोग डिस्कवरी मेथड कहते हैं। गतिविधि आधारित विधि, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। एक्टिविटी बेस्ड मेथड में क्या आता है, खेल, चार्ट, मॉडल, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कर सकते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, खेलते खेलते कुछ भी पढ़ा दिए, चार्ट्स वगैरह पढ़ा दिए, मॉडल कैसे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आकृतियों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से या खेल खेलने में बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो उसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहते हैं। समूह शिक्षण विधि, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो समूह में, हाँ, मतलब कार्य करते हैं और मैथ्स को सॉल्व करते हैं, गणितीय जो समस्याएं होती है उसको हल करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय अवधारणा सिखाने के सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर टीचिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो मैथमेटिकल सिखाता है, हाँ, उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं, कैसे सिखाना चाहिए हमें मैथ्स को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला है सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चों को आसान अवधारणाओं से शुरुआत करके कठिन अवधारणाओं तक ले जाना चाहिए। मतलब सबसे पहले ही नहीं कि हम लोग अगर मैथ सॉल्व करा रहे हैं तो सबसे पहले उसको सिर्फ सॉल्व करा दी, नहीं, पहले उसको रियल लाइफ बेस से मुझे अटैच करके उसे समझाना चाहिए। सिंपल चीज़ों को, मतलब जो आपके जो मतलब मूर्त वस्तुएं हैं, उनके एग्जाम्पल देते हुए हमें कॉम्प्लेक्स की ओर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है ठोस से अमूर्त, मतलब कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ हमारे सामने होता है, तो अगर मान लीजिए हमें एडिशन पढ़ाना है, तो हमारे हाथ में अगर सेब है तो हम लोग बोलेंगे देखिए ये एक सेब है, अगर इसके साथ हम एक और सेब को रख देंगे तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे। तो इस टाइप से बच्चों को कॉन्क्रीट, हाँ, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो ही बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। नोन टू अननोन, पहले हम लोग नोन, मतलब कि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे पास पूर्व जानकारी है, प्री नॉलेज का उपयोग करके ही नई जानकारी को सिखाना चाहिए। इससे जो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से अगर हम सिखाएंगे तो बच्चों में अधिक ज्ञान का विकास होगा। चलिए, मैथमेटिकल स्किल, मैथमेटिकल स्किल में क्या क्या है, गणना कौशल, कैलकुलेशन स्किल, जोड़ घटाव गुणा भाग, मूलभूत संख्यात्मक क्षमता, नुमरेसी स्किल में आपका आता है संख्या पहचानना, क्रम में लगाना, तुलना करना, ये सारा चीज़ होता है। और लॉजिकल थिंकिंग में क्या है कि समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की क्षमता। तार्किक सोच का मतलब होता है कि जब बच्चे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो उस क्वेश्चन को हल कर सकें और ये चीज़ खुद बता सके कि उनका क्वेश्चन सही है या गलत। ज्योमेट्रिकल स्किल में क्या होता है कि आकृतियाँ, कोण और माप को समझना। ठीक, चलिए देखिए, गणित शिक्षण सामग्री और संसाधन, टीचिंग मटेरियल और रिसोर्स, क्या क्या चीज़ों से बच्चों को हम मैथमेटिकल की जो सब्जेक्ट है उसे बढ़ा सकते हैं। वस्तु आधारित शिक्षण सामग्री, मैनिपुलेटिव्स, इसमें क्या होता है कि गिनती के लिए बीज, सिक्के, क्यूब्स और चार्ट और मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को हम गिनती सिखा रहे हैं तो उसके लिए हम सिक्कों का यूज़ कर सकते हैं, बीज मतलब सीड्स वगैरह का, क्यूब्स का, चार्ट और मॉडल की सहायता से हम लोग सिखा सकते हैं। फिर क्या है, समय सिखाने के लिए घड़ी का मॉडल, डिजिटल संसाधन के लिए हम लोग सिखा सकते हैं। और गणितीय खेल और एनिमेशन, गणितीय खेल और एनिमेशन के से भी सिखा सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधन मतलब ऑडियो विजुअल ऐड, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो और पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ, मतलब कि पावर पॉइंट पे कुछ एनिमेशन वगैरह बना के बच्चों को हम लोग दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। तो यही होता है सामग्री और संसाधन, ये सब सामग्री है और ये संसाधन है। ओके, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, तो इससे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए, गणित में मूल्यांकन, असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, असेस कैसे करते हैं, असेसमेंट क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे मूल्यांकन मैथ्स का करते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, हाँ, असेसमेंट। इसमें क्या है कि बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन होता है। कैसे, कक्षा में छोटे छोटे प्रश्न या क्विज पूछ के। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि अगर हम बच्चों से क्लास में ही छोटे छोटे प्रश्न और क्विज पूछ के उनका मूल्यांकन जो करते हैं उसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम के अंत में बच्चों के ज्ञान का जो मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपका जो साल भर में आपका 2 बार एग्जाम होता है, एक हाफ ईयरली होता है और एक एनुअल एग्जाम होता है, तो ये दोनों एग्जाम को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जो आपका बीच बीच में पाठ्यक्रम के अंत में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो मतलब कि
पढ़ाने के साथ साथ जो हम छोटे छोटे टेस्ट वगैरह करवाते हैं उन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब एरर एनालिसिस, ठीक है, त्रुटि विश्लेषण, बच्चों द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण उन्हें सुधारना, ये आता है आपका एरर एनालिसिस के अंतर्गत। और आपका रेमेडियल टीचिंग क्या है? सुधारात्मक शिक्षण, कमजोर बच्चों के लिए विशेष शिक्षण। जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं, जिनका मतलब और सब बच्चों के कंपेरिजन में हर एक क्लास में बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं पढ़ने में, तो उन बच्चों के लिए विशेष टाइप की पढ़ाई होती है। चलिए 8 पॉइंट पे चलते हैं। गणितीय अवधारणाओं में आने वाले बाधाएं, बैरियर्स इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय क्या दिक्कतें आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं? बच्चों में डर और आत्मविश्वास की कमी। अभी भी अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगर आप पूछेंगे कि आपको मैथ्स पसंद है तो बच्चे बोलेंगे ना बाबा ना, मैथ्स तो बहुत ही टफ है, मैथ्स तो पढ़ले ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ है। गणित को रटने का प्रयास करते हैं इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। शिक्षण सामग्री का सही उपयोग न करना, पढ़ाने के लिए सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हाँ ये चीज़ बाधाएं आती हैं। और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अगर बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बाधाएं आती हैं। अब देखिए भाषा और गणित, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स क्या है? गणितीय शब्दावली का सही उपयोग, प्रश्न पढ़ने और समझने की क्षमता, शब्द समस्या मतलब वर्ड प्रॉब्लम को हल करना। वर्ड प्रॉब्लम जो हमेशा होता है वो रियल लाइफ से संबंधित होता है, उसको एक एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों की उसी में मिस्टेक हो जाती हैं। चलिए 10th पॉइंट पे आइए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? बच्चों में गणित खेल के प्रति रुचि और आत्मविश्वास जगाना, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि और ये चीज़ उनके अंदर इंटरेस्ट आए मैथ को लेके, कि मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना, खेल के माध्यम से या कोई एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जा सकता है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जाम्पल उसको देकर समझाएं। बच्चों की सीखने की गति एवं रुचि का ध्यान रखना, बच्चों का सीखने का जो इंटरेस्ट है वो किस में है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ से आपका आता है एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य। ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है, हम एक एक पॉइंट को हम देखते हुए चलते हैं। देखिए बच्चे गणित से डरने के बजाय उनका आनंद उठाएं, गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चों को है। ठीक, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, और गणित में सूत्र युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। ठीक है, मतलब कि रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी में, उसको लें और उसको समझें, उनको हल करें। गणित की शिक्षा में बच्चों में तर्क करने, सोचने में, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें, मतलब अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति। ठीक है, अलजेब्रा वगैरह कहते हैं इसे, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ये सब कहते हैं। बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित के साथ जोड़ सकें। एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। और महत्वाकांक्षी इस अर्थ में ही उपरोक्त उच्च लक्ष्य का प्राप्ति का प्रयास करें, न केवल सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति का। ठीक है, मतलब महत्वाकांक्षी ऐसा हो कि वो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, केवल सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं होगा। सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियाँ व शिक्षा, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित ऐसी क्षमताओं में ढल सकें जो अन्य विषय फॉर एग्जाम्पल विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी मदद कर सके। तो ये है आपका एनसीएफ से जुड़े कुछ उद्देश्य। देखिए अब आपका लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन। यहाँ से भी आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है। देखिए एक्सियम, ठीक है, एक्सियम क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सियम, ठीक है, जो एक्सियम होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, अगर उसको हम लोग सच मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, बिना किसी प्रूफ के हम लोग उसको सच मानते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपका 2 + 2 और 4 होता है। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि 2 + 2 4 होता है, तो हम लोग इसको बिना किसी प्रूफ के सच मान लेते हैं, तो उसे एक्सियम कहते हैं, अभिगृहित। ठीक है, अब कंजक्चर,
ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो उसे हम क्या क्या कहते हैं? कंजेक्चर। हाँ, ये होता है आपका कंजेक्चर। अब देखिए थ्योरम। थ्योरम क्या होता है कि जब जब कंजेक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो वो थ्योरम कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग देखिए आप लोग मैथ्स में थ्योरम बहुत बार पढ़े होंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में उसको हमें प्रूफ करना पड़ता है। जो प्रूफ करने के बाद जो आंसर आता है वो हम उसको थ्योरम कहते हैं। अब देखिए ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देख लीजिए। 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो आपके कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको मूर्त कॉन्क्रीट चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले कोई ठोस चीज़ मतलब कि खोजनी पड़ती है। कोई अमूर्त कोई जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, कोई मूर्त सामान हमें खोजना पड़ता है। फिर उस चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। फिर जो चीज़ के बारे में पूछा गया है कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, उसके बारे में हम फिर उसको बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, उसको उसके बारे में समझा के उसे दिखाएंगे और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे, फिर उसके साइन को हम समझाएंगे। तो ऐसे कहते हैं कि ये इसी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेडागोजी सेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में आपको ये सब ले आऊँगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।